हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों साइंस के आईएमपी प्रश्न। आज हम दोस्तों साइंस के एक्सपेक्टेड प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख के जाना चाहिए। आपको इनसे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो अभी 1 सितंबर में जो पेपर हुआ है दोस्तों, तो अब जो पेपर आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है दोस्तों, साइंटिफिक नेम। तो आपको साइंटिफिक नेम आपको याद करते जाना है दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें, 1 तारीख को पूछा गया था मधुमक्खी का, किसका दोस्तों, आपके मधुमक्खी। मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम आपसे पूछा गया था दोस्तों, तो मधुमक्खी का आंसर हो जाता है दोस्तों वहां पर क्या, एपिस। क्या दोस्तों, एपिस। और अगर बात करें दोस्तों मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, एपीकल्चर। क्या हो जाएगा दोस्तों, एपीकल्चर। तो दोस्तों मधुमक्खी से संबंधित आपके से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें दोस्तों आपको साइंटिफिक नेम आपको देखने मिल सकते हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम हो सकते हैं वो आपको याद करते हुए जाना है दोस्तों। अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अगर हम गेहूं के वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाता है आपका क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या हो जाता है दोस्तों, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो गेहूं का साइंटिफिक नेम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों मक्का, एक अगला अगर आपसे पूछ सकता है तो किसका पूछ सकता है दोस्तों, मक्का। अगर मक्का की बात करें दोस्तों, तो मक्का का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, जिया मेस। क्या हो जाता है दोस्तों, मक्का का हो जाता है जिया मेस। तो आपको मक्का का भी याद करना है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों चना, किसकी दोस्तों, चना, तो आपको चना का भी याद रहना चाहिए। चना हो जाता है दोस्तों साइसर, ऐसी। क्या हो जाता है दोस्तों, साइसर। क्या हो जाएगा आपका, साइसर। चना का दोस्तों साइसर एरिटिनम। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइसर एरिटिनम। ये आपके चना का साइंटिफिक नेम हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम है दोस्तों जो आपको याद करते हुए जाना है दोस्तों। जैसे अंगूर, अभी आपके पिछले शिफ्ट में दोस्तों आपको अंगूर से संबंधित क्वेश्चन देखने मिले थे कि अंगूर के खेती के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका विटिकल्चर। और अगर बात करें अंगूर, तो अंगूर का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है दोस्तों, अंगूर का साइंटिफिक नेम हो जाएगा वाइटिस विनिफेरा। क्या हो जाता है दोस्तों, अंगूर का साइंटिफिक नेम हो जाता है आपका वाइटिस वेनिफेरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइटिस वेनिफेरा। और अंगूर का अध्ययन हो जाता है दोस्तों क्या, विटिकल्चर। तो दोस्तों आपको संबंधित अध्ययन और साइंटिफिक नेम आपको अच्छे से याद करते हुए जाना है दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्ट में आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर हम बात करें रोगों की, तो रोग से दोस्तों आपको प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहे होंगे। तो अगर हम बात करें धान में खैरा रोग की, तो धान में खैरा रोग दोस्तों आपका होता है जस्ते की कमी के कारण। किसके कारण दोस्तों, धान में खैरा रोग जो होता है दोस्तों जस्ते की कमी के कारण होता है। अगर हम बात करें दोस्तों मटर में मार्स रोग, तो दोस्तों क्या होता है, एक मटर में मार्स रोग होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें मटर में मार्स रोग, तो वो हो जाता है मैग्नीज की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मैग्नीज की कमी से। अगर हम बात करें दोस्तों मटर, तो आप इसे कैसे याद कर सकते हो, माह का दोस्तों अगर आप पहला वर्ड देखेंगे वो भी माह है दोस्तों, और मार्स रोग का भी क्या है दोस्तों, माह है, और मैग्नीज का भी क्या है दोस्तों, माह है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं दोस्तों, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। अगर हम बात करें दोस्तों धान में खैरा रोग हमने देख लिया। अगर बात करें और कौन सा होता है दोस्तों, आलू का ब्लैक हार्ट रोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आलू का ब्लैक हार्ट रोग। तो आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग होता है दोस्तों, वो आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। किस कारण कमी के कारण दोस्तों, ऑक्सीजन। आपका जो आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है दोस्तों, वो आपकी ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है दोस्तों। अगर हम बात करें 1 तारीख की जो शिफ्ट में दोस्तों जो पेपर हुआ है, उसमें आपको ध्वनि ध्वनि से संबंधित दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो अगर हम बात करें ध्वनि, तो ध्वनि आपको अच्छे से पढ़ते हुए जाना है दोस्तों। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। क्या होती है दोस्तों, ध्वनि एक प्रकार की क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ध्वनि एक प्रकार की क्या है, तो ध्वनि एक प्रकार का क्या है दोस्तों, विक्षोभ है। क्या है, तरंग है। अगर बात करें तो किस प्रकार की तरंग है, तो वो हो जाएंगी आपकी कौन सी दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या होती है दोस्तों, अनुदैर्घ्य
तरंगे। इसी में दोस्तों अगर आपसे प्रकाश पूछ लिया जाए तो प्रकाश तरंगे दोस्तों, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, वो हो जाना है आपका अनुप्रस्थ। और ध्वनि तरंगे पूछ लिया जाए तो वो हो जाएंगे दोस्तों आपकी अनुदैर्घ्य। दोस्तों अगर हम तरंगों से बात करें, तरंगों से एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, एक होता है दोस्तों ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तीन प्रकार की। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। एक तो होंगी दोस्तों आपकी श्रव्य, एक सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होती है दोस्तों आपकी अवश्रव्य तरंगे। क्या होती है दोस्तों, अवश्रव्य। दूसरे की बात करें दोस्तों श्रव्य, जिसे ऑडिबल वेव भी कहा जाता है दोस्तों। और तीसरी होती है दोस्तों पराश्रव्य। क्या होती है दोस्तों, पराश्रव्य। तो इन तीनों की रेंज आपसे पूछ लिया जाता है। अगर श्रव्य तरंगों की बात करें दोस्तों तो इसकी रेंज क्या होती है, अवश्रव्य तरंगे, इसकी रेंज क्या होती है दोस्तों, और पराश्रव्य तरंगे। अगर बात करें दोस्तों पराश्रव्य तरंगे, तो पराश्रव्य तरंगों की दोस्तों 20,000 हर्ट्ज, कितनी दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की तरंगे होती है दोस्तों वो आपकी पराश्रव्य तरंगों में आ जाएंगी। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होती है दोस्तों वो आपकी श्रव्य तरंगों में हो जाता है। और 20 हर्ट्ज से कम वाली जो तरंगे होती है दोस्तों वो आपकी अवश्रव्य तरंगों में आ जाते हैं। तो हम दोस्तों कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं, हम अगर बात करें दोस्तों ऑडिबल ऑडिबल वेव को हम सुनते हैं दोस्तों, और जिनकी आवृत्ति रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल किस पैमाने पर जमता है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कल की शिफ्ट से, अगर 1 तारीख की शिफ्ट की बात करें दोस्तों तो आपसे पूछा गया था जल किस पैमाने पर उबलना प्रारंभ करता है, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाना था आपका 100 डिग्री सेल्सियस। क्या दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें उबलना, अगर बात करें दोस्तों जल, जल से क्वेश्चन बन रहे हैं तो जल के आप जमने का भी पैमाना आपसे पूछ लिया जा सकता है दोस्तों। तो जल 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। दोस्तों ये तीनों आपके किसके हैं, ऊष्मा के ताप के क्या है दोस्तों, पैमाने हैं। तो अगर बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमना प्रारंभ कर देता है दोस्तों, 32 डिग्री सेल्सियस में जल जम जाता है, और 273 डिग्री सेल्सियस में भी जल जमना प्रारंभ कर देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे प्रकाश में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश में किसका गुण पाया जाता है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में भी दोस्तों क्या पाया जाता है, परावर्तन का गुण पाया जाता है दोस्तों। वैसे ही ध्वनि में भी क्या पाया जाता है दोस्तों, परावर्तन का गुण पाया जाता है। दोस्तों अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, एक चिकनी सतह का होना आवश्यक होता है दोस्तों। क्या होता है, एक चिकनी सतह का होना आवश्यक होता है दोस्तों, जिससे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। लेकिन ध्वनि के लिए क्या होता है दोस्तों, ध्वनि के परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको कोई भी एक अवरोध दोस्तों, क्या होना चाहिए, एक अवरोध, जिससे ध्वनि की तरंगे टकरा कर वापस आ जाए, जिससे ध्वनि की तरंगे टकरा कर वापस आ जाए दोस्तों, उसे क्या बोला जाता है, ध्वनि का परावर्तन। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि ध्वनि की प्रतिध्वनि, अगर आप दोस्तों जैसे आप कभी पहाड़ों में गए होंगे और आपने किसी का नाम पुकारा होगा तो वही नाम आपको वापस से सुनाई सुनने को मिलता है दोस्तों, वही क्या हो जाता है आपका प्रतिध्वनि। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो वो हो जाएगी आपकी 17 मीटर। कितने दोस्तों, 17 मीटर की दूरी आवश्यक होती है दोस्तों। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये बन जाता है, स्पष्ट दूरी, स्पष्ट दृष्टि, क्या हो जाता है दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी रहती है दोस्तों, तो वो हो जाती है आपकी 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाती है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब आपेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही होती है तब आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, डॉपलर प्रभाव। क्या होता है दोस्तों, डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव दोस्तों, जो वैज्ञानिक थे दोस्तों डॉपलर, उन्होंने क्या बताया कि जब भी कोई श्रोता होता है दोस्तों, स्रोत और श्रोता के मध्य दोस्तों आपेक्षिक गति होती है तो उसकी आपकी आवृत्ति में परिवर्तन देखने को आपको मिलता है दोस्तों। डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत क्या बताया गया है, डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत बताया गया है कि जो स्रोत होता है और जो श्रोता होते हैं दोस्तों, उनके बीच की अगर आपेक्षिक गति क्या होती है दोस्तों, आपेक्षिक गति के कारण क्या होता है, आवृत्ति में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही होती है दोस्तों, जब स्रोत और श्रोता पास में आ रहे होते हैं दोस्तों, उनकी दूरी क्या होती है, घट रही होती है, तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवृत्ति आपको बढ़ी हुई प्रतीत होती है दोस्तों। अगर इसी का अपोजिट कर दिया जाए कि स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी जब बढ़ रही है दोस्तों, दूरी को जब बढ़ाया जाएगा तो आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों, तो आपको आवृत्ति क्या कैसी दोस्तों, घटी हुई प्रतीत होगी दोस्तों। जब दूर जाएंगे तो आवृत्ति में दोस्तों क्या होगा दोस्तों, आवृत्ति कम हो जाएगी, और जब पास आएंगे तो आपको आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल का घनत्व अधिकतम होता है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। जल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहे हैं दोस्तों, और ये हर बार किसी ना किसी पेपर में दोस्तों पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जल का घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है दोस्तों, अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व जो निर्भर करता है, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों तारत्व, जिसे हम दोस्तों पिच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पिच। तो ये जो पिच होती है दोस्तों, ये किस पर निर्भर करती है, तो पिच दोस्तों आपकी आवृत्ति पर निर्भर करती है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों बॉयज और गर्ल्स, अगर आप बॉयज और गर्ल्स के में दोस्तों आप आवाज में ध्वनि में डिफरेंस देखने को मिलता है दोस्तों, तो वो पिच तारत्व के कारण ही होता है दोस्तों। आपने सुना होगा कि जो लड़कियों की आवाज होती है दोस्तों, वो लड़कों की अपेक्षा कैसी होती है दोस्तों, पतली होती है, तीक्ष्ण होती है। उसका कारण भी क्या हो जाता है, आवृत्ति। आवृत्ति दोस्तों लड़कियों की बहुत ज्यादा होती है, जो पिच होता है दोस्तों वो गर्ल्स का बहुत हाई होता है, इसलिए उनकी आवाज जो होती है दोस्तों आपको तीक्ष्ण सुनने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपका, रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम बात करें तो वो हो जाता है दोस्तों आपको क्या, संवहन। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये ऊष्मा, ऊष्मा के प्रसार की दोस्तों क्या होती है, तीन विधियां होती हैं। ऊष्मा के प्रसार की क्या होती है दोस्तों, तीन मेथड होता है। एक होता है दोस्तों आपका चालन, एक होता है दोस्तों आपका संवहन, और एक होता है दोस्तों आपका क्या, विकिरण। तो आपसे पूछा गया था कि जो मोटर कार में जो रेडिएटर होता है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर आपका कार्य करता है, तो वो आपका कार्य करता है दोस्तों संवहन पर। चालन क्या होता है दोस्तों, चालन में दोस्तों, चालन केवल ठोस पर होता है। चालन चालन में क्या होता है दोस्तों, चालन में केवल ठोस। अगर बात करें तो ठोसों में केवल चालन द्वारा ऊष्मा का प्रसार होता है दोस्तों। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ठोसों में केवल चालन के द्वारा ऊष्मा का प्रसार होता है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने किसी एक चालन को अगर हम समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो जैसे आपने एक क्या लिए हो दोस्तों, आपने अगर हम बात करें, आपने एक लोहे की रॉड ली हो दोस्तों। क्या लिए हो, आपने एक लोहे की रॉड लिए हो दोस्तों। आपने अगर एक लोहे की रॉड लिए हो दोस्तों, और आपने उसके एक सिरे को गर्म करना स्टार्ट करा। आपने क्या करा दोस्तों, आपने उसके एक सिरे को गर्म करना स्टार्ट करा। आप थोड़ी देर बाद यह महसूस करेंगे दोस्तों कि ये जो गर्माहट है दोस्तों, आपके इस सिरे पर भी आपको महसूस होने लगेगी। क्या होने लगेगी दोस्तों, आपके इस सिरे पर भी महसूस होने लगेगी। और इसे यही विधि क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी यही विधि जो होती है दोस्तों, मेथड आपकी चालन कहलाती है। और ये केवल ठोसों में केवल चालन होता है दोस्तों। क्या होता है, चालन। अगर हम बात करें दोस्तों संवहन, तो संवहन में दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप ठंडी के दिनों में दोस्तों आप क्या करते हो, रॉड के द्वारा पानी गर्म करते हो दोस्तों। क्या करते हो, रॉड के द्वारा जब आप पानी गर्म करते हो, तो आप उसकी रॉड को कहाँ लगाते हो दोस्तों, तली में। कहाँ लगाया जाता है, रॉड को आप लगाते हो तली में। और आपने जब प्रतीत करा होगा दोस्तों कि जब आप रॉड चालू करते हैं, तो जब आपका ऊष्मा का प्रसार होता है दोस्तों, तो जो गर्म कण होते हैं वो धीरे धीरे आपके ऊपर आते हुए प्रतीत होते हैं दोस्तों। तो द्रवों में होता है दोस्तों संवहन। और अगर हम बात करें विकिरण, तो विकिरण दोस्तों, विकिरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। आप इसे अनुभव कर सकते हो सूर्य के प्रकाश। सूर्य का प्रकाश दोस्तों जो पृथ्वी पर पहुंचता है, वही क्या कहलाता है, उसको आप विकिरण के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब किसी सेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है, तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एमपी पुलिस की एनालिसिस देख रहे होंगे, तो आपको थ्योरेटिकली आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो कि आपको, जब आपको बेसिक पता होगा, तब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी सेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है, तब उसके बल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। तो दोस्तों द्रवों में एक गुण पाया जाता है दोस्तों, किसका, और वो होता है पृष्ठ तनाव। क्या पाया जाता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता क्या है दोस्तों, कि पृष्ठ तनाव एक ऐसा बल होता है दोस्तों, जो अपने अपने आपको दोस्तों कम से कम क्षेत्रफल में घेरने की चेष्टा करता है। क्या करता है दोस्तों, एक वाटर है, तो वाटर होता है दोस्तों, तो वो कम से कम एरिया, क्या होता है दोस्तों, कम से कम एरिया घेरने की चेष्टा करता है दोस्तों। इस कारण उसके एक सरफेस में क्या बन जाती है दोस्तों, सरफेस टेंशन बन जाती है, और इसे क्या बोला जाता है, पृष्ठ तनाव बोला जाता है दोस्तों। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है दोस्तों, कि जब आप अगर किसी सेविंग ब्रश को पानी में से निकालते हैं, तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। क्यों दोस्तों, जैसे ही आपने एक ब्रश, आपने क्या करा दोस्तों, आपने ब्रश को किस में डाला, पानी में डाला। किस में डाला दोस्तों, आपने एक ब्रश को पानी में डाला, और जब अब इन ब्रशों में क्या आ गए हैं दोस्तों, पानी के मॉलिक्यूल। क्या आ जाते हैं दोस्तों, इनमें आप आ जाते हैं दोस्तों, ब्रश में क्या आ गए, पानी के मॉलिक्यूल। और पानी के मॉलिक्यूल में क्या गुण होता है दोस्तों, उनमें गुण होता है कम से कम एरिया
कम से कम क्षेत्रफल घेरने की वो चेष्टा करते हैं। तो अपने आप को क्या कर लेते हैं दोस्तों, वो अपने आप को आपस में बांध लेते हैं और इसके कारण इसके ब्रश क्या हो जाते हैं दोस्तों, आपस में चिपक जाते हैं। तो यही कारण होता है दोस्तों कि जब आप सेविंग ब्रश को पानी में से निकालेंगे तो उसके बाद आपस में आपको चिपके हुए मिलेंगे। इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखा जाए दोस्तों, तो अगर एक कोई स्विमिंग पूल है, क्या है दोस्तों, आपका स्विमिंग पूल है, और जब आप बाहर निकलते हो दोस्तों, स्विमिंग पूल से जब आप बाहर निकलते हैं, स्विमिंग पूल से जब आप बाहर निकलते हैं दोस्तों, तो आपके बाल भी कैसे चिपके हुए आपको प्रतीत मिलते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं आपके, चिपके हुए आपको मिलते हैं। ये भी किस कारण होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे की बात अगर हम करें तो एक्सरे का आविष्कार दोस्तों किया था किसने, रोएंटजन ने। किसने दोस्तों, रोएंटजन ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो दोस्तों ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता ही होगा दोस्तों। सबसे कम अगर तरंग दैर्ध्य होती है दोस्तों वो बैगनी, और सबसे अधिक होती है दोस्तों किसकी, रेड। किसकी दोस्तों, रेड। इसीलिए दोस्तों ट्रैफिक लाइट में भी किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, रेड लाइट का। किसका दोस्तों, रेड लाइट का। क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य दोस्तों क्या हो जाती है, सबसे अधिक हो जाती है, तो ये दूर तक दृश्यमान होता है दोस्तों, दूर तक दृश्यमान होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। निमोनिया डैश जनित रोग है। तो दोस्तों आपको दोस्तों रोगों से संबंधित प्रश्न आपको अच्छे से कंठस्थ याद करके जाना है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है निमोनिया, और निमोनिया की बात करें दोस्तों तो एक जीवाणु जनित रोग हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, जीवाणु जनित रोग हो जाता है दोस्तों। और निमोनिया किसको प्रभावित करता है, तो निमोनिया हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसको दोस्तों, फेफड़ों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। टमाटर में लाल रंग की उपस्थिति, टमाटर में लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, लाइकोपिन। टमाटर में क्या हो जाएगा दोस्तों, टमाटर जो होता है दोस्तों लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, लाल होता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि आंवले में जो कसैलापन आता है दोस्तों, जो आंवले में कसैलापन होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों टैनिन के कारण। किसके कारण है दोस्तों, आंवले में कसैलापन टैनिन के कारण होता है दोस्तों। अगर बात करें पपीते में पीले रंग की, पपीते में पीले रंग, तो वो होता है दोस्तों आपको कैरिक जेंथिन। किसके कारण दोस्तों, कैरिक जेंथिन। कैरिक जेंथिन के कारण आपका जो पपीता होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, पीलापन पाया जाता है, वो किसके कारण, कैरिक जेंथिन के कारण। अगर बात करें दोस्तों हम लहसुन में जो गंध आती है, लहसुन में जो दोस्तों जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो उसके कारण, उसका कारण होता है दोस्तों एलाइसिन। किसके कारण दोस्तों, एलाइसिन। एलाइसिन के कारण लहसुन में क्या होती है दोस्तों, गंध आती है। तो ये आपको याद करते हुए जाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस दोस्तों आपके प्रभावित करता है किसको, जिगर, या फिर इसे लीवर बोल दिया जाए दोस्तों, यकृत बोल दिया जाए, तीनों बात ही सेम हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो दोस्तों पीलिया की अगर हम बात करें तो पीलिया यकृत में क्या हो जाता है दोस्तों, लीवर में इन्फेक्शन के कारण आपको क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है दोस्तों। लीवर में क्या होता है दोस्तों, लीवर में पित्तरस मतलब बाइल क्या होता है दोस्तों, पित्तरस, बाइल का क्या होता है दोस्तों, स्त्रावण होता है। और यही पित्तरस का दोस्तों अधिकता के कारण क्या हो जाता है, इन्फेक्शन के कारण ये पित्तरस की अधिकता हो जाती है, और इसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, आपका पीलिया रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कीमोथेरेपी की, तो वो आपके कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो दोस्तों एलिसा जांच की अगर हम बात करें तो एलिसा जांच से दोस्तों एड्स की पहचान की जाती है। किसकी दोस्तों, एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एक्वायर्ड, AIDS। तो एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है आपका HIV वायरस के कारण। क्या होता है दोस्तों, HIV वायरस के कारण, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो दोस्तों एड्स दोस्तों फैलता कैसे है, तो एड्स ये फैलने की भी दोस्तों बहुत सारी, अगर आप किसी दूषित इंजेक्शन, क्या होता है किसी व्यक्ति को क्या है दोस्तों एड्स है, और आप उसकी इंजेक्शन लगी हुई निडल से आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए दोस्तों, तो इससे भी आपको क्या हो जाएगा, एड्स फैल जाता है दोस्तों। यौन संबंधों के दौरान आपको एड्स फैल सकता है दोस्तों। तो ये सारी प्रिकॉशंस होती हैं दोस्तों, जो अभी एड्स के बारे में MP पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो एड्स की बात करें, उसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो किसके कारण होता है दोस्तों, HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब दोस्तों विटामिन सी। क्या हो जाता है दोस्तों, विटामिन सी। चलिए आगे बात करेंगे। निःश्वसन के दौरान अंदर ली जाने वाली वायु में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का होता है। आंसर हो जाना है दोस्तों आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल में
नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या हो दोस्तों, सबसे अधिक है। तो जब आप सांस को अंदर लेते हैं दोस्तों, तो सबसे अधिक आप किस गैस को अंदर लेते हैं, तो वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये आपके थे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको पेपर से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखते हुए जाना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।